हाँ जी दोस्तों, क्या हाल चाल। आज 4 मई 2025 की कॉर्पोरेट न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमारा ऑब्जेक्ट है आपको कॉर्पोरेट नॉलेज देना या फिर वो शेयर्स जिनमें आपने इन्वेस्ट किया है उन कंपनी से रिलेटेड आपके ज्ञान में वृद्धि करना। तो यहाँ पर हम पूरे दिन के अंदर घटनाओं की जानकारी लेते हैं कि क्या क्या घटनाएं घटी हैं कॉर्पोरेट न्यूज के अंदर। और इसके अलावा आजकल हमारा रिजल्ट एनालिसिस भी चल रहा है जिसमें हम लोग चर्चा करने वाले हैं आज पारस डिफेंस की, जो थोड़ी देर के अंदर आपको क्लिपिंग नजर आ जाएगी। पारस डिफेंस जिसके रिजल्ट का एनालिसिस हमने किया है, कंपनी डिफेंस सेगमेंट से रिलेटेड है। वो सेगमेंट जो आज की डेट में हर हर गंगे कर रहा है, मतलब सबसे ज्यादा तेजी से चल रहा है सेगमेंट, उसके रिजल्ट का हम एनालिसिस करते हैं और किया है हमने, और अगली क्लिपिंग के अंदर आपको वो मिल जाएगा। फिलहाल आज हमारे पास कॉर्पोरेट न्यूज भी है, कुछ जियोपॉलिटिकल न्यूज भी है। जियोपॉलिटिकल को जैसे हम करते हैं लास्ट में कवर करेंगे, पहले कॉर्पोरेट न्यूज पे आते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो आज की डेट में कॉर्पोरेट न्यूज है वो इंटरनेशनल है, वॉरेन बफे को लेके। 94 ईयर्स के वॉरेन बफे जो है उन्होंने आज स्टेप डाउन कर गए हैं, रिजाइन कर दिया है। बर्कशायर हाथवे के सीईओ थे। ये वो कंपनी थी जो फाइनेंशियली बहुत ज्यादा ड्रामेटिक प्रॉब्लम के अंदर थी जब इन्होंने ज्वाइन किया था। उसके बाद इनके ज्वाइन करने के बाद आप जानते हैं वॉरेन बफे मतलब जिन्होंने इन्वेस्टमेंट कर करके पूरे संसार को शायद इन्वेस्टमेंट करना सिखाया कि इन्वेस्टमेंट की कैसे जाती है, और ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी जॉइंट कंपनी बनी है, इन्वेस्टमेंट जॉइंट बनी है। आज जब इन्होंने अपने पद से रिजाइन किया तो रिजाइन करते हुए इन्होंने यूएस इकोनॉमी को लेकर कुछ बड़े जबरदस्त कमेंट पास किए हैं, खासकर यूएस की करेंसी को लेकर। और उन्होंने कहा है कि अगर पॉलिसीज ट्रम्प साहब की ऐसे ही चलती रही तो आने वाला समय यूएस का नहीं रहेगा और यूएस की करेंसी बहुत ड्रामेटिकली मार खाएगी। जब इनसे पूछा गया कि आपकी नजर में कौन सा ऐसा देश है जिसकी करेंसी या शेयर्स हमेशा मतलब आप अपनाना चाहेंगे, देन ही सेड केवल एक कंट्री नाम है जिसका जापान। इन्होंने कहा जापान, यहाँ पर जो कंपनियां हैं मैं उसके शेयर कह सकता हूं कि अगले 50 साल तक भी मैं मेरे को रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आज से 50 साल बाद भी रखना चाहूंगा। मतलब जापान के बारे में बहुत ज्यादा पॉजिटिव दिखे ये, और वहीं यूएस और यूएस की करेंसी के बारे में बहुत ज्यादा नेगेटिव दिखे, खासकर ट्रंप की एग्जिस्टिंग पॉलिसीज की वजह से। चलिए खैर, अब तो ये स्टेप डाउन कर गए हैं, इनको देखकर पूरे संसार के लोगों ने इन्वेस्टमेंट करनी सीखी थी। आपको एक बड़ी जबरदस्त चीज बताता हूं, आपको पता है इनका सीएजीआर मतलब क्यूमुलेटिव जो ग्रोथ होती है, क्यूमुलेटिव जो रिटर्न होती है वो कितनी रही शेयर्स पे? सोच के देखो, एनी आइडिया? हम में से ज्यादातर, अब जैसे मैं क्या हुआ कि एक बार ना सीडीएसएल की चर्चा कर रहा था, एक बार मैं सीडीएसएल नाम के शेयर की, तो सीडीएसएल का कल रिजल्ट आया, बहुत ज़्यादा बुरा नहीं है एंड एज एक्सपेक्टेड ही है, क्योंकि पिछले भाई कंपनी करती क्या, अगर आप ये जान जाएं तो आप ये भी जान जाएंगे कि कंपनी का पिछले क्वार्टर का रिजल्ट ऐसा ही आना था, क्योंकि कितने लाखों अकाउंट्स जो इंडिया में थे उन्होंने बंद कर दिया अपना डीमेट अकाउंट, क्योंकि मार्केट नीचे गिर रही थी। अब मार्केट ऊपर बढ़ना शुरू हुई है तो वो डीमेट अकाउंट फिर खुल जाएंगे। बट हम इतने मतलब अनभिज्ञ हैं मार्केट से, अनजान है मार्केट से, कि मेंबर सेक्शन के अंदर एक मेंबर ने मुझे लिखा सीडीएसएल तो बर्बाद हो गया जी, सीडीएसएल तो तबाह हो गया। अरे ये हमारी दिक्कत ये है कि देखो, हम ना शेयर मार्केट को जब तक कैसीनो समझेंगे कि ये लगाया मैंने 100 रुपए, ये उठाया मैंने 200 रुपए, ये उठाया मैंने 500 रुपए, लगाया मैंने 500 रुपए, ये उठाया मैंने 1000 रुपए, ऐसा नहीं होता। आप ऐसे शेयरों में जाओगे तो शायद ये हो सकता है कि आपका डबल हो जाए, फटाफट डबल हो जाए, एक में हो जाए, 2 बार हो जाए, 10 बार हो जाए, बट उसके बाद ऐसे ही गिरेंगे भी सही, पूरी की पूरी कैपिटल वैनिश हो जाएगी। तो मैं बात कर रहा था वॉरेन बफे की, इनकी लाइफ टाइम की जो क्यूमुलेटिव ग्रोथ रही है, जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इन्होंने कमाया है, डेट इज 19.71%। सालाना एवरेज जो इनकी रिटर्न रही है डेट इज 9.71%। तो जो लोग भी शेयर मार्केट को कैसीनो मार्केट समझते हैं, आई होप दे कैन अंडरस्टैंड कि भैया फंडामेंटल शेयर, अच्छे शेयर्स में अगर आप सालाना 20% की रिटर्न कमा पा रहे हो पूरे ओवरऑल पोर्टफोलियो में, तो ध्यान रखना आप वॉरेन बफे को बीट कर रहे हो। गेटिंग इट? समझ पा रहे हो? तो केवल 20% की रिटर्न पे आप वॉरेन बफे को बीट कर पा रहे हो। चलिए, तो आपको समझ होनी चाहिए कि फंडामेंटल शेयर्स को कैसे ढूंढा जाता है, उनकी पहचान कैसे होती है। और अगर आप ये समझ जानना चाहते हैं तो आप हमारा शेयर मार्केट का कोर्स जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट पे नजर आ जाएगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे है, या फिर हमारा जो दूसरा यूट्यूब चैनल है आप उसके मेंबरशिप सेक्शन को भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक हो गई इतनी बात? चलिए जी, फिलहाल वॉरेन बफे अब
रिजाइन करके चले गए हैं। फिलहाल आगे न्यूज आती है गौतम अदानी जी के बारे में। भाई साहब मुझे तो लगता है इनको ना अपने ऊपर झाड़ा करवा लेना चाहिए हर सैटरडे या ट्यूसडे को। मेरी दादी माँ बताया करती थी कि भाई अगर नजर लग जाए तो झाड़ा करवाया जाता है मंगलवार और शनिवार के दिन, दादी माँ बताया करती थी। तो मुझे लगता है इनकी दादी ने भी करवाया होगा या फिर करवा लेना चाहिए अब। क्यों? क्योंकि ये जैसे ही कोई खबरें आनी बंद होती हैं अचानक से एक बुरी खबर आ जाती है, और ये तब से शुरू हुआ जिस दिन से इन्होंने फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर लाया था, जब इनका शेयर 4,000 रुपए का हुआ करता था, और आज की डेट में वही 2200, 2300, 2400 वगैरह की रेंज में घूम रहा होगा कहीं ना कहीं। अब हर हफ्ते या 2 हफ्ते बाद एक ना एक बैड न्यूज की आदत सी बढ़ गई है, चाहे वो हिंडनबर्ग को लेकर हो या फिर किसी इंटरनेशनल जांच को लेकर हो या यूएस को लेकर हो, कहीं ना कहीं चलती रहती है। आज भी खबर यही है, बैड न्यूज फॉर गौतम अदानी एज द सेबी एक्यूजेस उनके नेफ्यू को, यानी कि प्रणव अदानी के ऊपर इल्जाम है सेबी की तरफ से कि उन्होंने इनसाइडर ट्रेडिंग की है। इनसाइडर ट्रेडिंग किसको? अदानी एनर्जीज के जो ने कुछ रिसेंटली कुछ एक्विजिशन किए थे, उन एक्विजिशन को लेकर गौतम अदानी के नेफ्यू साहब ने पहले से ही अपने जीजा जी या साले साहब को पहले से ही खबरें लीक कर दी कि हम ये एक्विजिशन करने जा रहे हैं, और उन्होंने उसके मुताबिक शेयर परचेज कर लिए, काफी बड़ा मुनाफा कमाया। सेबी की नजर में इनसाइडर ट्रेडिंग कहलाता है। इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब होता है कि आपके पास वो अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन थी जो किसी को नहीं पता परंतु आपको पता, और आपने उसके बेसिस पे शेयर की ट्रेडिंग की है, जबकि आप कंपनी में एक अच्छी पोस्ट पर हैं। तो इसे बहुत सीरियस माना जाता है सेबी के अंदर, और स्ट्रिक्ट एक्शन सेबी इसके लिए प्रेस्क्राइब करता है। अब इनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन शुरू होगी, नेफ्यू के खिलाफ। देखते हैं आगे क्या क्या स्टेप होते हैं, बट अदानी साहब के ऊपर एक और धब्बा यहां पर लगा गई है, ये वाली इनके नेफ्यू के द्वारा की गई हरकत। चलिए आगे देखते हैं अब सभी क्या करता है। बट फिलहाल ये चीजें ना कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे क्वेश्चन मार्क लगाती हैं। ये समझना पड़ेगा उनकी टीम को भी, गौतम अदानी साहब की टीम को, कि कहीं ना कहीं कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे ये इशू सीरियस क्रिएट होता है। जो लोग बड़ी साफ सुथरी सी कंपनी ढूंढते हैं, तो वहां पर ये बार बार अगर इल्जाम लगे ना, तो उनको लगता है यार कहीं आग लग रही है तो धुआं उठ रहा है तो आग लगी होगी, वो ऐसा मन में विचार आता है। फिलहाल आगे देखते हैं। अब देखो जी, लालच के लिए तो पूरा संसार मिल जाए, सारी धन दौलत मिल जाए, फिर भी लालच कभी खत्म नहीं होता। यही हुआ है सीआई इंडस्ट्री के साथ में। सेबी ने 58.5 करोड़ की रिसेंटली पेनल्टी लगाई है कंपनी के मैनेजमेंट पे, क्योंकि कंपनी का मैनेजमेंट कर क्या रहा था? डाइवर्जन ऑफ फंड्स, यानी कि शेयर होल्डर्स का पैसा ऊट पटांग जगहों पर अपनी सब्सिडरियों में, अपनी होली उन सब्सिडरी कंपनीज में वहां पर लगाया जा रहा था। ऊट पटांग कंपनियों में पैसा ट्रांसफर किया जा रहा था। इनके ऊपर अब बैन लगा दिया गया है, सिक्योरिटी मार्केट में भी 5 साल तक नहीं आ सकते हैं, और सारा पैसा 58.5 करोड़ का इनको लौटाने के लिए कहा गया है। वही लालच और क्या। अब ये ना अपने साथ साथ ना देश की भी बदनामी करते हैं कि कल को अगर नाम आएगा तो भैया देश की कंपनी ऐसी है, जो इन्वेस्टर होंगे इनके, अब उनका तो पैसा डूबेगा ही डूबेगा, साथ में देश की भी बदनामी करते हैं। मुझे लगता है हमारे देश में ना यूएस जैसा कानून होना चाहिए। यूएस का कानून क्या कहता है? वो कहता है देखो जी, अगर कोई कंपनी फ्रॉड करती है, अच्छा कंपनी फ्रॉड करेगी ना तो क्या करेगी? कंपनी के पास एसेट्स वगैरह कम बची होंगी, जिससे कि उसके क्रेडिटर को पे ऑफ नहीं होता। यूएस का कानून कहता है हम डायरेक्टर की पर्सनल एसेट्स को छोड़ेंगे नहीं, उसकी एक एक पर्सनल एसेट्स को गिरवी रख के बेच देंगे। बट भारत में इतना स्ट्रिंजेंट कानून प्रमोटर्स को लेकर है नहीं, तभी ये प्रमोटर मौज मस्ती उड़ाते हैं। आपको बेस्ट एग्जांपल नजर आ जाएंगे सुपरटेक के प्रमोटर्स, बेस्ट एग्जांपल नजर आ जाएंगे आपको, मतलब ऐसे ऐसे आम्रपाली के प्रमोटर्स, मतलब ऐसे जेपी ग्रुप्स, हालांकि ये जेल में हैं बट फिर भी इनकी अरबों खरबों की आज भी नेटवर्थ है। राणा कपूर यस बैंक के अरबों खरबों की संपत्तियां हैं फ्रॉड पकड़ने के बावजूद भी, बट इनकी पर्सनल नेटवर्थ को गिरवी या रियलाइज नहीं किया जाता। ये हमारे देश के कानून में भी कमी है। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं, ये कॉर्पोरेट न्यूज थी आज हमारे पास, और अब हम आते हैं कुछ जियोपॉलिटिकल न्यूज पर। जियोपॉलिटिकल न्यूज पर सबसे ज्यादा बड़ी एक कॉमेडी न्यूज है, वो है बांग्लादेश को लेकर। आज बांग्लादेश के एक मंत्री ने, जो कि यूनुस के मोहम्मद यूनुस आप जानते हैं, या अमेरिका के जो बाइडन के कठपुतली थे। ट्रंप हालांकि इसे लाइक नहीं करते, ट्रंप शेख हसीना को लाइक करते हैं, बट शेख हसीना को लाने में और यूनुस को हटाने में अब टाइम लगेगा। इंडिया वो पूरी पिक्चर बना रहा है, बट फिलहाल मोहम्मद यूनुस, जो कि भारत का दुश्मन बना फिरता है और चाइना का पूछ बना फिरता है और पाकिस्तान का छोटा भाई बना फिरता है, अब
उसने उसके किसी सहयोगी ने कहा है कि अगर इंडिया पाकिस्तान पे अटैक करता है तो बांग्लादेश को इंडिया पे अटैक कर लेना चाहिए। मैंने कहा तभी कॉमेडी न्यूज है, इसको पता ही नहीं यार, इसको पता ही नहीं कि ये क्या कर रहा है। अबे एक होता है बाप, एक होता है दादा। अबे तुझे जन्म हमने दिलवाया है नालायक, तुझे पता भी नहीं कि 71 में तुम्हारे यहां पर क्या किया जा रहा था पाकिस्तान आर्मी के द्वारा, कितनी लेडीज का, कितनी बच्चियों का रेप किया जा रहा था वहां की आर्मी के द्वारा, मगर इनको वो समझ नहीं है। ये ले देकर फिर ऊट पटांग वही पाकिस्तान के भाईचारे में पड़ रहे हैं और इंडिया पे हमला करने की सोच रहा है। भाई पाकिस्तान तो शायद उसको थप्पड़ खाने में फिर भी 10-15 दिन लगेंगे, ये तो शायद आधा या दिन या कुछ घंटों का होगा, इसको अकल ही नहीं। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ की जो आर्मी है वो शेख हसीना का खास है, वहां के आर्मी हेड, जो भूल के भी भारत पे आक्रमण नहीं करने देगा। अब इनको कौन समझाए, खैर अकल के मामले में है तो पाकिस्तान से ही निकला हुआ ना, तो वो बस वैसा ही है, खैर कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं, मगर आज मेरे लिए न्यूज ऑफ द डे है जयशंकर साहब की स्टेटमेंट। जयशंकर साहब, अगर मुझसे पूछा जाए ना कि कोई ऐसा व्यक्ति पॉलिटिक्स में बताओ कि जिसकी एक एक बात पे थीसिस लिखी जा सके, वो यही है जयशंकर, भारत के विदेश मंत्री, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर। शायद इनसे समझदार एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर पूरे संसार में आज की डेट में नहीं होगा। इस व्यक्ति की एक एक बात पे ना आप नॉवल लिख सकते हो, थीसिस लिख सकते हो, ब्लॉग बना सकते हो, जैसा कि आज इन्होंने कहा। ये है यूरोप के टूर पे। आप जानते हैं जब भी यूरोप के टूर पे जाते थे पिछले कई साल से, जब से रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, तो यूरोपियन का एक ही सवाल होता था, भारत रशिया का सपोर्ट क्यों कर रहा है। तब इनकी एक बड़ी फेमस स्टेटमेंट आई थी, वो ये कि दिक्कत ये है कि यूरोप ये समझता है कि उसकी प्रॉब्लम पूरे संसार की प्रॉब्लम है, बट पूरे संसार की प्रॉब्लम यूरोप की प्रॉब्लम नहीं है। उस स्टेटमेंट ने यूरोप को पूरा हिला के रख दिया था। पहली बार किसी ने यूरोप के घर पे बैठ के उसे थप्पड़ मारा था, आज दूसरा थप्पड़ पड़ा यूरोप को। कैसे? पहलगाम अटैक पाकिस्तान ने किया, उसके बाद यूरोप की स्टेटमेंट आती है, हमारे से सौदा करना चाहते हैं, हमारे से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना चाहते हैं, और स्टेटमेंट जारी करते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया दोनों को डी एस्केलेट कर लेना चाहिए सिचुएशन। रशिया ने तो तुम पे अटैक भी नहीं किया था और तुम फिर भी इंडिया का सपोर्ट मांगने आ गए थे और रशिया के खिलाफ तुम लड़ना शुरू हो गए थे। हम क्यों ना कहें कि रशिया हमारा बेहतर मित्र है तुमसे, हम क्यों ना कहें कि रशिया हमारा सुख दुख का साथी है। हम तुम्हारे ऊपर विश्वास कैसे कर लें? नहीं कर सकते। तो इसलिए जयशंकर जी ने कहा कि भाई हमें ना मित्रों की, पार्टनर्स की जरूरत है, हमें लेक्चर देने वालों की जरूरत नहीं है। क्लियर दूसरा थप्पड़ मारा आज उन्होंने यूरोप को, क्या गजब का थप्पड़ मारा है। जयशंकर जी ने कहा फॉरेन ट्रेड आप हमसे चाहते हैं। भाई अमेरिका ने तुम्हें मारा, तुम हमारे पास आए कि ट्रेड कर लो, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लो, सब कुछ तुम्हें हमसे चाहिए, और जब एक स्टेटमेंट देने की बारी आई तो तुम पाकिस्तान को हमारे बराबर रखते हो। तो भैया एक काम करो ना, फिर उससे ट्रेड कर लो। उससे क्यों नहीं करते ट्रेड? उससे ट्रेड कर लेना चाहिए तुम्हें। वो देश जिसकी इकोनॉमी पूरी 15 बिलियन डॉलर का, जिसके पास फॉरेन रिजर्व्स हैं, करो उससे करो ना। तो इसलिए हमें लेक्चर देने वाले नहीं चाहिए। जयशंकर जी ने सही कहा, और उन्होंने कहा मुझे लगता है कि भारत के दो ही मित्र हैं आज की डेट में, एकदम डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट, पहला रशिया, दूसरा यूएस। यूरोप को उन्होंने दोस्त नहीं कहा, उन्होंने कहा है लेक्चर देने वाले। बहुत अच्छा किया जयशंकर जी। एंड आज आपकी इज्जत इन नजरों में जो पहले ही बहुत ज्यादा थी, आज हर हिंदुस्तानी की नजर में और बढ़ गई होगी। चलिए, तो ये थी हमारे पास आज की जियोपॉलिटिकल प्लस कॉर्पोरेट न्यूज। और यार आप लोग कंजूस क्यों हैं इतने, मैं जानना चाहता हूं। मतलब वीडियो सुन लेते हैं, लाइक भी नहीं करते। भाई ये नया चैनल है यूट्यूब का, अभी बनाया है, इस पे आपके सहयोग मतलब इसकी जरूरत नहीं, सहयोग मतलब आपके शेयर करने की, आपके लाइक करने की, और अगर इसे ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन करने की जरूरत है इस चैनल को सब्सक्राइब करके। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आप पारस डिफेंस का अगर एनालिसिस चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो आप अगली क्लिपिंग देख सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।